नमस्कार, मैं वैद्यराज गौतम आचार्य दुर्गा आयुर्वेद भवन के आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध नाड़ी वैद्य श्री आर निवास जी। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैद्य जी का लगभग 50 वर्षों का चिकित्सा कार्य का अनुभव है और इन्होंने हजारों लाखों मरीजों की चिकित्सा उनकी नाड़ी देख करके की है। तो आज हम वैद्य जी के अनुभव का कुछ लाभ उठाएंगे और जानेंगे कि नाड़ी ज्ञान द्वारा किस प्रकार रोगों का निदान एवं चिकित्सा की जाती है। तो वैद्य जी, सबसे पहले बताएं कि आयुर्वेद में नाड़ी ज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है, या फिर आयुर्वेद में नाड़ी ज्ञान का कहाँ पर वर्णन है, इसका कहाँ पर उल्लेख है? वैद्यराज जी, इसका इतिहास जो है रामायण के युग और रावण से संबंधित है। रावण ने एक ग्रंथ लिखा था, कुमार तंत्र जी। ये तो हम सब जानते हैं, रावण एक परम प्रतापी राजा के साथ साथ एक परम ज्ञानी ब्राह्मण भी थे जी। जी। तो उन्होंने जो है नाड़ी ज्ञान की शुरुआत की जी। और नाड़ी ज्ञान जो है वो किसी रोग के लिए ये समझने के लिए नहीं, जिस तरह से कोई मूक है, वो बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, जो बधिर है और या दिमाग से कमजोर है, पागल है, जो अपनी बीमारी को व्यक्त ना कर पाए। हाँ, जो अपनी बीमारी को व्यक्त ना कर पाए, तो उसको छूकर देखकर तो वैद्यगण जो है उसका रोग को का निदान करते थे। बिल्कुल सही आपने कहा। और हमने रामायण जो है सीरियल में भी देखा कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और उनके प्राणों पर संकट होता है, तो रावण के ही राज्य लंका का एक वैद्य सुषेण जो है, हनुमान जी उसको लेकर के आते हैं और राम जी उनसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप मेरे भाइयों के जो है, मेरे भाई का जो है जीवन आपके हाथों में है और उसे बचाएं। तो वह नाड़ी देखकर ही वह बताते हैं कि भाई अब इनके लिए जो है कल सुबह सूर्योदय का समय है, यदि ये जड़ी बूटी आ जाए तो इनके प्राण बच सकते हैं, अन्यथा प्राणों पर संकट हो सकता है। तो वैद्य जी, हमने देखा इसका जो हमारे मूल ग्रंथ है चरक, सुश्रुत आदि, उनमें जो है आचार्य चरक ने, जैसे कि आपने बताया, देख कर, छू कर, पूछ कर, और अष्टांग संग्रहकार ने भी दर्शनम, स्पर्शनम, पर्शनम, वही जो आपने बताया कि देख कर, छू कर, पूछ कर ही रोगी के रोग का ज्ञान करने का निर्देश दिया गया है। तो वहां पर नाड़ी ज्ञान का इतना अधिक वर्णन चरक, सुश्रुत जो हमारे मूल ग्रंथ हैं उनमें नहीं मिलता है। तो फिर आज के हमारे इस आधुनिक चिकित्सा युग में लोगों का एक नाड़ी ज्ञान के प्रति या फिर नाड़ी परीक्षा के लिए बड़ी ही रुचि, बड़ा ही उनका एक झुकाव रहता है। तो यह किस प्रकार से हमारे जो मेन ग्रंथ है, जो हमारी बृहत्त्रयी है, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, उसके अंदर तो इसका ज्ञान नहीं होता है। फिर ये कहाँ पर इसका उद्भव होता है दोबारा से? वैद्यराज जी, सारंग संहिता के अंदर जो है 16वीं शताब्दी में जी इसका उल्लेख मिलता है जी। और तब से नाड़ी ज्ञान जो है अपने चरम पर जो है आ गया। तो ऐसा और क्या कारण हुआ कि भाई उस समय पर, ये बीच में हमारे चरक, सुश्रुत में नहीं रहा और 16वीं शताब्दी के आसपास ये ज्ञान जो है इसका दोबारा से जो है इसका उद्भव हुआ? नहीं वैद्यराज जी, ऐसा है कि मुस्लिम धर्म के अंदर जो है पर्दा प्रथा जी, और हिंदुओं में भी जो बहुत से ऐसे प्रांत हैं जी जहाँ घूंघट प्रथा थी और अब भी है, तो वहाँ जो है वो ना तो जिब्बिया देख सकते थे जी, ना आंख देख सकते हैं, क्योंकि देख कर, छू कर, पूछ कर जी। तो वहाँ क्या होता था कि भाई उस नाड़ी जो है आगे कर दिया उसने, तो उससे जो है उसका टेम्परेचर पता लगता है, उसकी नाड़ी की गति पता लगती है। तो इस तरीके से उसको रोगों के अनुसार मान लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि जो हमारी सामाजिक रीति रिवाजें या जो प्रथाएं हैं वो भी इस नाड़ी ज्ञान के जो है इसके उद्भव में, इसके विकास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कई महिलाएं या फिर अपने कई गांव देहात में जो है उनका जीभ आदि या आंखें आदि, त्वचा आदि का जो है
हम या कुछ ऐसी बातें उनसे नहीं पूछ सकते हैं। और जैसा कि योग रत्नाकर जैसे आपने बताया है कि 16वीं शताब्दी शारंगधर संहिता का समय, उसी के आसपास का समय है योग रत्नाकर, जिसमें अष्टविध रोगी परीक्षा, जिसमें सबसे जो है लिखा गया है रोगाक्रांत शरीरस्य स्थान्याष्टो परीक्षित, कि अष्टविध रोगी परीक्षा जो हमारी बताई गई है। रोगाक्रांत जो रोगी होता है उसकी 8 प्रकार के जो उसके स्थान होते हैं, 8 चीजों का हमें ज्ञान होना चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहले नाड़ी ही आती है। नाड़ी मूत्रम मलम जिह्वाहम शब्दम स्पर्शम दृग आकृति। तो उसमें नाड़ी के साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ नाड़ी ही, उसमें उसका शब्द किस तरीके से बोल रहा है, स्पर्श ज्ञान उसको कैसा है, आंखों की आकृति कैसी है, उसके शरीर की आकृति कैसी है, उसके मलमूत्र का त्याग या उसमें तो कोई ऐसी, तो सभी चीजों का ही इसमें समावेश किया गया है। तो वैसे किंतु आज के समाज में, आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि मरीजों की बड़ी ही अपेक्षाएं रहती हैं कि वो नाड़ी वैद्य के पास आते हैं। आपके पास भी हजारों मरीज ऐसे आए होंगे। हाँ। कि जो कि आपने बताया कि भाई नाड़ी ज्ञान जो है कुछ मूक बधिर व्यक्तियों के लिए, जो सुन ना सके कि क्या प्रश्न पूछा गया है, या अपनी बात को व्यक्त ना कर सकें, या जो अचेत होते हैं या बालक होते हैं जो अपनी बीमारी ना बता पाए, ये उनके लिए होता था। किंतु आज व्यक्ति जो अच्छे से चल फिर रहा है, जो अपनी बीमारी बता सकता है, हिस्ट्री दे सकता है, वो व्यक्ति भी सीधे आकर कहते हैं लो जी। हाँ, यदि आप मेरे पास भी ऐसे पेशेंट आते हैं, ऐसे मरीज आते हैं जी, जो वो ये कहते हैं कि भी हमने कौन सा फल खाया है या क्या है, वो वैद्य जी बताएंगे कि भाई हमने खिचड़ी खाई है या खीर खाई। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये उस रोग का अनुमानित जो है वात पित्त कब से होता है, उससे वो बाकी पूछ लिया जाता है। तो लोग चाहते हैं कि भाई बताया जाए कि हमने, जैसे आपने बताया खिचड़ी खाई है या खीर खाई है, तो ये नाड़ी वैद्य ही देख करके बताएं, या फिर संतरा खाया है या कीनू खाया है, बिस्किट खाया है तो पार्ले जी खाया है या टाइगर खाया है। तो नाड़ी ज्ञान जो है इस तरीके की एक मदारीगिरी या फिर कोई एक जादू का खेल नहीं है। देखिए, जहां पर रोगी बता सकता है अपनी बीमारी को, वहां पर जरूर बताना चाहिए। और जैसा कि वैद्य जी ने बताया है कि नाड़ी ज्ञान एक विशिष्ट अवस्था के लिए, एक विशिष्ट प्रकार के रोगियों के लिए होता है, किंतु फिर भी जो है वैद्य जी हमेशा नाड़ी के द्वारा अपने शरीर के वात पित्त कफ आदि जो दोष हैं उनकी स्थिति को जान करके और उनकी चिकित्सा करते हैं। और इसी प्रकार हम, जैसा कि आज हमने नाड़ी ज्ञान का एक संक्षिप्त इतिहास जाना, और वैद्य जी से हम आने वाले एपिसोड्स में भी अपने इस सीरीज में विभिन्न रोगों में नाड़ी की किस प्रकार से क्या गति होती है, इसके बारे में जानकारी लेते रहेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और यदि आपकी कोई शंका प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वैद्य जी के ज्ञान का लाभ सभी को मिल सके। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।